डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपे, डीसीओ इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों? ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आज अपन पहले फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे, तो फर्स्ट सीरीज को आपको इसको पूरा देखना है, पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है। हर क्वेश्चन को मैं इंडिविजुअल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसके साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी भी बताऊंगा, आपको पूरी समझ में आए। उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज बताऊंगा। इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है। उसके बाद में आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को आपको समझ में आए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं है, कौन सी नहीं आई, और कौन सा आपको नया टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखना, आप लोगों को क्वेश्चन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इन कॉमर्स इज ऑब्लिक आर। तो देखिएगा, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज बनी है, उसके चारों तरफ जो वो चीज बनती है, जो चीज हो रही होती है, उसको अपन कॉमर्स बोलते हैं। दोस्तों, कॉमर्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, इसकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो देखिएगा, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, एक्सचेंज और प्लेस, इसी के साथ में कौन कौन सी, और टाइम, नॉलेज, रिस्क ऑफ लॉस और रिस्क ऑफ डैमेज। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ आपको आंसर जो बन रहा है ऑल ऑफ द अबव बनेगा, क्योंकि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस और टाइम ये सभी यहाँ पे आ रही है। ये पॉइंट्स अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसका मतलब आंसर अपना फोर्थ हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे चीज बताऊं कि यहाँ इससे रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स बताए, इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे कॉमर्स की डेफिनेशन पूछे, चाहे ये बाकी इनसे रिलेटेड चीज पूछे, तो आपको आंसर करते बनेगा। ओके, अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेड इंक्लूड्स, ट्रेड में क्या चीज होती है? तो सबसे पहले मैं ट्रेड की डेफिनेशन बताऊंगा। बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। दोस्तों, ट्रेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो उस तरह से ट्रेड अलग तरीके का होता है। कौन सा? इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है ब्रोट इनटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाने को अपन इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। उसी तरह से एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? देखिएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड का कंट्री सेल टू अदर कंट्री, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल होता है, हम उसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इसी तरह से एक थर्ड और होता है एंट्रेपोर्ट, जिसको अपन बोलते हैं सेल ऑफ गुड बाय ए कंट्री टू ए फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर सेल टू अदर कंज्यूमिंग कंट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे लंदन, सिंगापुर हेल्प एंट्रेपोर्ट ट्रेड। मतलब समझना, एक कंट्री किसी से माल खरीदती है, फिर वो दूसरे कंट्री को बेचती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रेपोर्ट ट्रेड। क्लियर? शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आंसर शायद पहले से ही चीज समझ में आ रही होगी। ये चीज ऑल ऑफ द अबव, बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड, मतलब ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन का बताने का लॉजिक सिंपल सा ये है कि आपको चीज समझ में आए। यहाँ पे आपके ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, फिर अपन बात करते हैं दोस्तों एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड को मैंने अभी अभी बताया था, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एंट्रीपोर्ट ट्रेड इज, तो देखिएगा, एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब एक जो मटेरियल या जो प्रोडक्ट्स या जो चीज बनी है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आया, यहाँ पे स्टोर रखने के बाद में दूसरी कंट्री में भेजा। तो इस तरह से उसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। तो मतलब समझ में आ गया होगा, आंसर थर्ड हो गया। सेल ऑफ गुड्स बाय कंट्री टू फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर सेल, दोबारा सेल करने के लिए दिया जाता है, उसको एंट्रीपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा कौन सा, यहाँ पे इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड द रिटेलर इज, रिटेलर कौन होता है फार्मास्यूटिकल ट्रेड में? तो देखिएगा आंसर, इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड में प्ले द रोल ऑफ रिटेलर कौन कौन होता है दोस्तों? सबसे पहले केमिस्ट होता है, उसके बाद में ड्रगिस्ट होता है, ड्रगिस्ट के बाद में फार्मासिस्ट होता है, और द ट्रेड इज ए न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स, मतलब ट्रेड कॉमर्स का न्यूक्लियस होता है, सेंटर में होता है। इस तरह से आंसर शायद ऑल ऑफ द अबव, आपके आंसर समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव बन रहा है। ओके,
फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ट्रेड इज न्यूक्लियस ऑफ बिजनेस इकोनॉमी कॉमर्स ट्रेड। तो देखिएगा ट्रेड न्यूक्लियस है किसी का, तो आपको शायद समझ में आ गया, अभी अभी मैंने बताया था कॉमर्स के बीच का ट्रेड न्यूक्लियस रहता है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया कॉमर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहेंगे, वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले एक्टिविटीज अराउंड द ट्रेड, जो ट्रेड के चारों तरफ एक्टिविटीज होती है हम उसको क्या बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले है बैंकिंग। बैंकिंग क्या करता है, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फिनांस एंड क्रेडिट। क्रेडिट और जो फिनांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको बैंकिंग रिमूव कर देता है। उसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट रिमूव क्या करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब ध्यान दीजिएगा, प्लेस मतलब एक जगह प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज रहा है, वो कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। और अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, कमोडिटीज की प्राइस को कम कर देता है। ओके, फिर उसके बाद में वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग क्या कर रहा है, वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे समझना, किसी हमारे पास स्टोरेज होगा तो स्टोरेज को हम प्रॉपरली टाइमली हम उस पर्सन को दे पाएंगे, कंज्यूमर को दे पाएंगे, तो वो टाइम का क्या कर रहा है, हिंड्रेंस कर रहा है, रिमूव कर रहा है। फिर पैकेजिंग क्या कर रहा है दोस्तों, पैकेजिंग रिमूव द रिस्क ऑफ डैमेज और स्पॉइलेज। मतलब प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बचाता है इस डैमेज से, कौन, पैकेजिंग। उसी तरह से दूसरा नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, टेक केयर ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, मेंटेन मेन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट सस्टेन इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये सारी की सारी दोस्तों ये कौन सा है, ट्रेड के चारों तरफ जो एक्टिविटी होती है उनका मैंने चीज बताई है। अब देखना, वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, टाइम से रिलेटेड चीज पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहां से पिकअप किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, मतलब यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन और बता दिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पे लगभग लगभग मैं 5 से 6 क्वेश्चन बताता हूं, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या। और ये पूरा का पूरा मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपका 100% तय है। क्लियर। अब अपन मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। सब्सक्राइब करने का रीजन मैं बताता हूं आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को इनेबल किया हुआ है, तो क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा इस तरह का, या आपके थ्योरी एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम, या यूं कहूंगा कोई नोट्स किसी भी तरह के मैं कोई अपलोड करता हूं, तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा और वो आपसे मिस नहीं होगा। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों। ओके, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, पैकेजिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। तो देखिएगा पैकेजिंग का मतलब यहाँ पे शायद मैंने बताया था, अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है दोस्तों, डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है, किस तरह का मटेरियल है, उस तरह से हम पैकेजिंग करते हैं। तो शायद आपको पता था कि स्पॉइलेज को हिंड्रेंस या जो डैमेज होता है उसको रिमूव करता है, तो ये पैकेजिंग का आपका आंसर हो गया स्पॉइलेज। ओके, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, एक्टिविटीज अराउंड द ट्रेड इज ऑब्लिक आर। तो समझना दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे सिस्टम ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिएगा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है process of conducting and managing business activity known as pharmaceutical management। इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो सब बताता हूं आपको। पहला होता है इसका प्लानिंग, मतलब कोई भी चीज का हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको हम कैसे, कौन कौन कहाँ क्या काम करेगा, और उसके बाद में स्टाफिंग करेंगे, उसमें स्टाफ लेते हैं, उसके बाद में उनको डायरेक्ट करते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है, फिर उसके बाद में उनको कंट्रोल करते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, ये गलत किया, ये सही करना, इस तरह से आपको काम करना, ये कंट्रोलिंग हो गया। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं सभी में आपस में। इस तरह के ये 6 काम होते हैं दोस्तों प्लान किसके, मैनेजमेंट के। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पैकेजिंग काम नहीं है, नोट फंक्शन बोला इसने। नोट फंक्शन का मतलब पैकेजिंग नहीं है, बट वो भी प्लानिंग करता है, स्टाफिंग करता है और डायरेक्टिंग करता है। पैकेजिंग वाला पार्ट कौन सा है, मैनेजमेंट का काम नहीं है। ओके,
अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द टॉपिक टोटल कैपिटल इज इन्वॉल्व। तो देखिएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन बोलता हूँ, पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर द प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखिएगा यहाँ पे मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन को कर रहा है, इस तरह से फैब्रिकेशन कर रहा है, उनको अपन बोलते हैं इंडस्ट्री। यहाँ पे टोटल कैपिटल इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड नॉट मोर देन 10 लाख इन द प्लांट एंड मशीनरी। मतलब 10 लाख से ज्यादा नहीं होता, उसको अपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होती है वो कौन से सेक्टर में काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सेक्टर में वो काउंट की जाती है दोस्तों। इसी तरह से आपको जो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कौन सी एक्ट के तहत आता है? शेड्यूल फर्स्ट में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट होता है 1951 में जो किया था पास, उसके अंडर में आता है। इस तरह से शायद आपको पता लग गया होगा कि 10 लाख से ज्यादा आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए। आंसर आपका ए हो गया। ओके, ये हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन बताई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी कैटेगरी में आता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन इंडस्ट्री कौन से एक्ट के तहत आती है ये बताया। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन ये और बता दिए हैं मैंने आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बात करूंगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कवर्ड अंडर। तो अब ये भी बताया था दोस्तों मैंने, आपको शायद पता होगा, चाहे सिरप की बात करूं चाहे और दूसरे टैबलेट कैप्सूल की बात करूं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाहे यहाँ पे कोई इंजेक्शन की बात करूं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है या उसके अंदर आती है। कौन सी? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज। तो देखिएगा सबसे पहले बिजनेस हम किसको बोलते हैं? एनी एक्टिविटी दैट कीप्स पर्सन बिजी, जो बिजी पर्सन को बिजी रखता है हम उसको बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज और देखना, बिजनेस कितने तरीके के होते हैं वो चीज बता रहा हूं आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं जिसको वन मैन बिजनेस बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को। दूसरा पार्टनरशिप को तो देखिए उसको उसमें फर्म को बोलते हैं। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो कंपनी एक्ट के से गवर्न होती है 1956 एंड 2013 से। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको बोलते हैं? बाय वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनका वॉलेंटरी एसोसिएशन को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। लास्ट में आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली नोन एज कर्ता, नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर सच टाइप ऑफ बिजनेस। तो इस तरह के बिजनेस के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं होती और उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो आंसर शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका आंसर हो गया कर्ता, जो आंसर ए हो गया। ओके, अब अपन बात करते हैं दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज। तो देखिएगा मैंने शायद अभी भी बताया था, पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप करते हैं तो फर्म के को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप बिजनेस, आंसर बी। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है? पार्टनरशिप को फर्म बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं? 20 होते हैं दोस्तों। और जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है सभी के पास में। लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है? जिसमें 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होती है, उनको लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। जनरल पार्टनर जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है उसको जनरल पार्टनर बोलते हैं। एक होता है अनलिमिटेड पार्टनर जिसपे लिमिटेड लायबिलिटीज मतलब कम से कम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं। तो आंसर शायद पहले ही पता लग गया आपको, आंसर 20 होता है। ओके, इस तरह से मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस और बता दिए। 4-5 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं। ओके, अब मैं आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, नॉमिनल पार्टनर एज। नॉमिनल पार्टनर हम किसको बोलते हैं? तो दोस्तों टाइप्स ऑफ पार्टनर मैं बताता हूं, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ पे देखना, एक्टिव पार्टनर जो उसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। दूसरा इनएक्टिव पार्टनर जिसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। फिर उसको प्रॉफिट इन पार्टनर जिसको प्रॉफिट इन पार्टनर इन प्रॉफिट नॉट इन लॉस। लॉस में पार्टनर नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट में होता है। ओके,
सीक्रेट पार्टनर जिसको नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता उसको सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। नॉमिनल पार्टनर किसको बोला जाता है? नो शेयर इन द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट लॉस, ओनली हिज नेम लैंड्स एज ए पार्टनर ऑफ फर्म। मतलब ना तो उसका शेयर रहता है इन्वेस्टमेंट एज वेल प्रॉफिट लॉस में, सिर्फ उसका नाम चलता है, उसको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। माइनर पार्टनर किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र 17 साल 18 साल से कम होती है उसको बोलते हैं नॉट ऑल राइट्स ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म। मतलब पूरे के पूरे राइट्स नहीं होते उस पे। दोस्तों फिर आता है पार्टनर्स बाय स्टूपल्स बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन ही इज एक्नोलेज्ड एज ए पार्टनर, नो इन्वेस्टमेंट, नो शेयर इन द प्रॉफिट लॉस एंड मैनेजमेंट। समझ में आ गया? मतलब उसके बिहेवियर से उसको रखा जाता है और उसका ना तो इन्वेस्टमेंट में रहता है ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर रहता है। ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज और बताऊं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर अलाउड इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म इज 10। बैंकिंग में 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होते। तो ये हो गया आपका, तो आंसर शायद हो गया होगा नॉमिनल पार्टनर, यहां से आपका आंसर आ रहा है। तो नो शेयर इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, पार्टनर्स बाय स्टूपल्स इज नोन एज। तो देखना मैंने अभी भी बताया था बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, तो यहाँ पे अच्छा बिहेवियर होगा तो हम उसको पार्टनर के तौर पे लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन हम उसको लेते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए माइनर चूज टू बिकम ए पार्टनर ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी ही विल बी लिएबल फॉर द डेबिट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम। तो देखना, इसको समझने के लिए मैं आपको चीज बताता हूं। माइनर पार्टनर जो अभी मैंने बताया था उसकी उम्र 18 से कम होती है और उसके पास सारे राइट्स नहीं होते। लेकिन अब ध्यान देना, इफ ए माइनर चूज टू बिकम ए पार्टनर ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी ही विल बी लिएबल फॉर डेबिट ऑफ फर्म फ्रॉम डेट ऑफ हिज एडमिशन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। तो जिस डेट को उसको लिया गया था उस डेट से उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो डेट ऑफ इस एडमिशन मतलब जिस डेट से उसका एडमिशन हुआ था, एडमिशन का मतलब जिस डेट से उस पार्टनरशिप में उसका हिस्सा था उस डेट से उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, यह हो गया आपका आंसर ए। क्लियर? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय। तो देखिएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी मैंने अभी भी बताया था, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कब लिया जाता है? बेटर मेथड होता है मोबिलाइजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस रिसोर्सेज के लिए, और शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर को, तो उसको अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। उसमें प्राइवेट कंपनी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं, उसको प्राइवेट कंपनी होते हैं। और पब्लिक कंपनी होती है जो रन बाय 7 मेंबर्स, नो अपर लिमिट, मतलब कम से कम 17 मेंबर होने चाहिए, उसके बाद में मेंबर्स जरूरी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक कंपनी होती है, उसको अपन कम से कम 51% शेयर होना चाहिए, उनको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ओके, तो और जो गवर्न की कौन से एक्ट के तहत होती है? 1956 और 2013 से ये कंपनियां गवर्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पे शायद आपको आंसर समझ में आ गया होगा, यहां से आंसर मिला आपको 1956 एक्ट से। ओके, ये बाकी चीजें मैंने आपको सारी चीज बता दी। इस तरह से मैंने करीबन 6 से 7 क्वेश्चन बता दिए और एक्स्ट्रा में जो आपको याद रखने चाहिए। क्लियर? दोस्तों, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द प्राइवेट कंपनी, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा 2 से 50 के बीच में मैंने बताया था अभी तो आपका आंसर शायद ये है, आंसर ए। क्लियर? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में साथ मैंने बताया था मिनिमम 7 था और अपर लिमिट कुछ भी नहीं थी। कहने का मतलब नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, अपर लिमिट नहीं होती। तो आंसर शायद आपको समझ में आ रहा है, डी आंसर आपका ये हो गया। दोस्तों, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करें। फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।